सो हेलो गाइस, दिस इज फ्रॉम सचिन बजावत और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हमारे यार नाटा के जो नेक्स्ट यूनिट है वो एक पावरफुल यूनिट, एक पावरफुल स्ट्रेटेजी की बात करूंगा यार। नाटा फिजिक्स को आप कैसे टैकल कर सकते हो, कैसे हैंडल करना है और नाटा किस टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर पूछता है। और अभी जो उसने 10 अप्रैल को फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था नाटा का, उसके अंदर यार किस टाइप के क्वेश्चंस उसने पूछे थे नाटा ने फिजिक्स के। ठीक है, तो उसी बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे, पूरे के बारे में बात करेंगे। आप कौन सी क्लास के अंदर आपको किस टाइप की फिजिक्स देखने को मिलती है और नाटा अधिकतर किसके ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, और अभी जो नाटा ने क्वेश्चंस पूछे थे वो जो क्वेश्चंस थे वो किसके ऊपर बेस्ड है, कितने न्यूमेरिकल्स थे, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, उन सभी को डिस्कस करेंगे और एक एक करके भी सॉल्व भी करेंगे इस वीडियो के बाद, मतलब ये पूरा कवर करने के बाद। ठीक है, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले मैंने मैथ्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाई थी, मतलब मैथमेटिक्स के ऊपर की, ऑल अबाउट मैथ्स में कैसे कुछ असाइनमेंट में मैंने आपको दिए थे, सॉल्व एग्जांपल्स भी दिए थे। ठीक है, तो आज भी वैसा ही कुछ करेंगे, अच्छा सा कुछ करेंगे, बढ़िया एकदम पावरफुल कुछ करेंगे। ठीक है, एकदम फुल एनर्जी के साथ। सबसे पहले एक काम करो, अपने पास एक पेन या रजिस्टर एक निकाल लो, कॉपी अगर कोई भी रफ कॉपी हो, कोई सी भी कॉपी और एक पेन निकाल कर बैठ जाओ और जो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करते जाना, लिखते जाना। उसके अलावा जो चीज यहाँ पर जो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे, उन क्वेश्चंस को भी लिखते जाना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी यार सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप की फिजिक्स हमने अभी तक पढ़ी है, मतलब अभी तक अपने क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, अपन को पता होगा 9th और 10th की अगर बात करूं तो फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सन मून स्टार सन में यही पढ़ा था। फिजिक्स एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में हमने फिजिक्स पढ़ी थी, बस फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स, इतना पढ़ा था हमने 10th के अंदर। मैं तो ये जानता हूँ क्योंकि एक्चुअली के अंदर सेम मैथमेटिक्स की ही कहानी यहाँ पर है। मैंने मैथ्स की आपको कहानी सुनाई थी कि 9th और 10th के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मैथ्स का बेसिक पढ़ते हैं कि मैथ्स होती क्या है, अलग अलग तरह के मेथड होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के मल्टीप्लाई, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, ये क्या होते हैं बस। फिर 11th और 12th के अंदर जब एंटर करते हैं तब हमको पता चलता है कि हाँ भैया कुछ अलग था, कुछ अलग है मैथ्स के अंदर। और मैथ्स अपने आप में एक वजूद, एक दम रखती है, एक अलग अलग यूनिट आते हैं, इंटीग्रेशन अपने आप में एक अलग पावरफुल है। उसके बाद अपने अलग एक डिफरेंशिएशन अपने आप में एक अलग यूनिट है। ऐसे करके अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आ गया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व आ गया, या फिर कुछ भी चीज आ गया, एओडी वगैरह आ गया, जो भी चीज आ गया, मतलब अलग अलग चीजें, फंक्शंस आ गया। तो ऐसा सब ये मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये सब अपने आप में अलग एक अलग यूनिट रखती थी। सेम कहानी फिजिक्स के अंदर है। हमें 9th और 10th के हमने बेसिक फिजिक्स पढ़ी थी कि यार सन ऑन मून स्टार्स वगैरह, पर लेकिन नाटा यहाँ पर फिर वही करता है, कहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो आपके शुरू पुराने क्वेश्चंस पूछ लिए या अभी वाले क्वेश्चंस पूछ लिए। अब नाटा ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यही किया, उसने सब के ऊपर फोकस किया था। मैथ्स के अंदर तो उसने बेसिक मैथ्स के ऊपर ही फोकस किया था इस बार, कोई स्टैंडर्ड मैथ्स के ऊपर फोकस नहीं किया था। पर लेकिन अभी जो है ना फिजिक्स के अंदर यार वो सभी के ऊपर फोकस कर रहा है, मतलब एक दो क्वेश्चन सभी के ऊपर है। ठीक है, और इस बार एक दो क्वेश्चन नहीं है, इस बार पांच क्वेश्चन आपके 9th और 10th के ऊपर बेस्ड है। 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन बात करूं, 4 से 5 क्वेश्चन। और बाकी के जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है वो 11th और 12th के बेसिक फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, यहाँ पे यार नाटा बोलता है कि भैया अब हम ठीक है आपको 4 साल की फिजिक्स दे रहे हैं एक साथ, मतलब बेसिक पूछ रहे हैं, तो हम आपको कुछ हार्ड नहीं पूछेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीबीएसई की बात करूं या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम की बात करूं, आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, तो अपने बोर्ड एग्जाम या फिर अपने स्कूल में क्या पढ़ा था, नाटे के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पढ़े थे, डेरिवेशंस पढ़े थे, बड़े बड़े डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स की भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का न्यूमेरिकल है, मैग्नेटिज्म का न्यूमेरिकल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल क्या है, उसके अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट लगते थे, वैल्यूज होती थी। वो सब नहीं करना है। नाटा बोलता है कि भैया इतना मत करो, जितना हमें स्कूल में पढ़ा उतना भी नहीं चाहिए हमको, तो बस आप बेसिक समझ लो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल नाटा ने अभी जो नंबर 1 क्वेश्चन पूछा था पूरे 10th अप्रैल का नाटा का जैसे ही पेपर ओपन हुआ, नंबर 1 क्वेश्चन जो फिजिक्स से ही स्टार्ट हुए थे। स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसने पूछा था कि व्हाट इज सोलर इक्लिप्स, मतलब सोलर इक्लिप्स क्या होता है और सोलर इक्लिप्स की कंडीशन क्या होती है। भैया सोलर इक्लिप्स आपको पता है क्या होता है? अभी बिल्कुल बेसिक चीज है। सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूर्य ग्रहण, मतलब सूर्य को ग्रहण लग जाता है। आपने सुना होगा वो जगह। अब अपने भी देर होते हैं, अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि भाई सूर्य की कोई ग्रहण लगा, या फिर कोई अपन आंखों से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई चीजें आती है आंखों से देखने के लिए, वैसा अपन उसको देख सकते हैं। तो मतलब क्या होता है कि मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो उसको एक ग्रहण लग जाता है। तो हमको क्या दिखता है, एक वो वहां पर पूरा ब्लैक एक डॉट दिखता है और आर पर वो सूर्य की जो होती है ना, वो लाइट की अपन को एक रिंग सी दिख जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सोलर इक्लिप्स होता है। ठीक है, और अगर जानकारी चाहिए तो आपको गूगल सर्च कर लेना। तो ऐसा क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि सोलर इक्लिप्स की कंडीशन क्या होती है, तो आंसर क्या था, द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो वो कंडीशन हो जाती है। अब ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, जिसको नहीं पता हो तो उसको तो क्या ही कर सकते। अब ये जो चीज है ना, ये चीज हम पढ़ते थे कब, 9th और 10th में, जब हम सूरज चांद स्टार्स के बारे में पढ़ते थे। अच्छा, स्टार से याद है नाटा ने एक और क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर पूछा था 4th वाला, स्टार्टिंग से। नंबर 1 था सोलर इक्लिप्स वाला, और नंबर जो 4th वाला क्वेश्चन था वो था हमारे पास कौन सा, ये था, सुनो, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मतलब कि स्टार चमकते क्यों है, उसका कारण क्या होता है। क्या कारण होता है भाई,
उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब एटमोस्फेयर में जितने भी पार्टिकल है उनसे रिफ्रैक्शन जो प्रोसेस होता है, उसके बाद लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर स्टार्स के ऊपर पड़ती है और वो स्टार्स वहां पे शाइन करते हैं। सही, तो मतलब ऐसा था कि स्टार्स चमकते हुए टिंकलिंग में स्टार्स क्यों हो रहा है, तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। सिंपल ये आंसर था। ये होता है क्या, 9th और 10th की फिजिक्स, ये पूछ रहा था नाटा, और अभी भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो टेंशन मतलब आगे की बात समझते जाओ, अभी सुनते जाओ, अभी बताऊंगा करना क्या पढ़ना क्या है, अभी सुनते जाओ। इतना कुछ हमने पढ़ा था। 11th और 12th की बात करूं तो बिल्कुल बेसिक फिजिक्स प्लस कॉन्सेप्ट जितने भी, मैंने आपको पहले बोल दिया कि भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा नाटा कि भी क्या होता है न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल बता दो हमको या फिर इसकी वैल्यू निकाल दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। सिंपल नाटा यहाँ से भी बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछता है, या फिर न्यूमेरिकल पूछेगा तो इनके ऊपर पूछे थे उसने, बोट, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन वगैरह न्यूमेरिकल। अभी इनको अपन देखेंगे न्यूमेरिकल बाद में, इसकी टेंशन मतलब। इसके ऊपर बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। मैं आपको भी क्वेश्चंस के जितने भी फॉर्मुले यूज होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर, वो सभी आपको लिखा दूंगा, जितने भी फॉर्मुले यूज होते हैं। और नाटा ने जो क्वेश्चन पूछा था वो भी जो फॉर्मुला आपको लिखा रहा हूं उन्हीं में से ही क्वेश्चन था। ठीक है, अभी आपको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम इसके ऊपर आते हैं। यहां से क्या करा था नाटा ने, देखो एक क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर आया था ऊपर से थर्ड, मतलब नाटक की स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर थर्ड था, वो सुनो ये था, अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो जेट इंजन है ना, अपने पास इंजन जो होता है, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, कौन सा कंजर्वेशन के ऊपर वर्क करता है। तो यार हमारे पास क्या आंसर था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। हमारे पास हो रहा है बहुत सारे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह वगैरह, एनर्जी वगैरह, ये सब चीजें। तो उसका आंसर क्या था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें, डेफिनेशन है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वगैरह वगैरह। हमारे पास इंपल्स क्या होता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, ये सब चीजें जो डेफिनेशन है ना, बिल्कुल बेसिक 11th और 12th की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन वगैरह, सिंपल, ये सब पूछता है बस। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो पूछ नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि भैया ठीक है हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम आपको पुराना भी पूछ रहे हैं, पर लेकिन चीज सिंपल पूछ रहे हैं, डेली लाइफ की चीज पूछ रहे हैं, ज्यादा हार्ड चीज नहीं पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो अगर मान लो अगर वो इतनी नहीं पूछ रहा होता 9th और 10th, तो 11th की पूछ रहा होता, 11th और 12th, तो 11th और 12th के अंदर फिर वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल दे देता, तो हमसे फिर वो और ज्यादा भारी पड़ जाता करना। ठीक है, तो ठीक है, हम बेसिक बिल्कुल कर सकते हैं, ये चीज हमको कहीं से मिल सकती है। वैसे मैंने ट्राई किया आपको नीचे कुछ प्रोवाइड करूं, अभी बात करूंगा। सबसे पहले आते हैं 11th और 12th के अंदर, बस जो यार बेसिक के हम इसके अंदर क्या 11th और 12th के अंदर हम दो तरीके फिजिक्स पढ़ते हैं। पहली फिजिक्स होती है कौन सी, क्लासिकल फिजिक्स, और सेकंड हम पढ़ते हैं कौन सी, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं क्या चीज, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह, मैग्नेटिज्म वगैरह सब कुछ यहाँ आता है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न के अंदर पढ़ते हैं कौन सा, क्वांटम थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, या फिर ग्रेविटेशन वगैरह, जितने भी अलग अलग टॉपिक्स है ना, ये सब चीजें मतलब जो मॉडर्न के अंदर आ रहे हैं, एटॉमिक वगैरह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, जितनी भी चीजें हम पढ़ी थी, इसमें क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, पीरियोडिक टेबल, ये सब चीज किसमें आती है, मॉडर्न फिजिक्स में आती है। तो ये दो से मिलकर ही हमारे पास 11th और 12th पूरी होती है। तो इन सब चीजें भी क्या है, बिल्कुल बेसिक यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब यार इन सब चीजों को कवर करने के लिए मैंने कहा आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर ज्यादा ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो आपके पास जैसे जो न्यूमेरिकल होगा, मतलब आपके पास जो बुक होगी जिससे आप पढ़ते होंगे, उसके अंदर अगर यहाँ फिजिक्स के अंदर कुछ मटेरियल होगा तो वहां से तो आपको पढ़ना ही है। खैर मैंने कुछ ट्राई किया है कुछ करने के लिए कि सोल्व एग्जाम्पल प्लस कॉन्सेप्ट, इनके जितने भी हो सकते हैं इंपोर्टेंट डेफिनेशन वगैरह, जो भी चीज है, मतलब जो कॉन्सेप्ट आने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर नाटा ने अभी जो पूछा गया था वो क्वेश्चंस भी इसके अंदर शामिल होंगे, इसमें मिक्स्ड होंगे। ये मैं कितने भी आपको दे सकता हूँ, 100, 200, 300, 400, 500, जितने भी अगर मेरे से हुआ, जैसे अभी मैंने दे रखे हैं नीचे, जाकर वीडियो को पूरी कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो को पूरी चेक करना, यहाँ से सब चीजों को देखना कि सॉल्व एग्जाम्पल कैसे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है। अधिकतर क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, हर एक एमसीक्यूज दिए हैं, हर एक का सॉल्व एग्जाम्पल या उसका रीजन भी साथ साथ में लिख रखा है नीचे, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। उसके अंदर आप एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जितने भी मोमेंटम है या फिर कुछ भी चीज है, रोटेशनल मोशन हो गया या फिर कोई सा मोशन हो गया या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैकेनिज्म हो गया, सॉरी मैकेनिक्स हो गया, जितनी भी मतलब डेफिनेशन है सबकी इजीली कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर, एमसीक्यूज टाइप सारे हैं। ठीक है, ये सब चीज मैंने प्रोवाइड की देने की। उसके बाद यहाँ पर यार मैथ्स की जैसे ही सेम बात करूंगा कि भैया आपने सब चीज बता दिया, ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सब चीज क्लियर है। अब बात करता हूँ यार 3 to 4 मतलब है कि 3 से 4 दिन का ही मटेरियल ये सब चीज करना होता है आपको। जैसे मैंने मैथ्स के अंदर भी बताया था कि मैंने मैथ्स के जब भी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तब मैंने उसके अंदर डाल दिया था कि भाई आपको 30 जून तक का टाइम दे रहा हूँ, इसके अंदर आराम से थोड़ा करो, कंप्लीट कर देना 30 जून या 30 जून से पहले तक। सेम काम फिजिक्स में ही करना है। फिजिक्स के लिए 5 दिन नहीं चाहिए, 3 दिन 4 दिन ले लेना बस, यानी कि 30 जून तक या फिर 30 जून से पहले 30 जून तक ले लो, 30 जून तक इसको कंप्लीट कर देना जो आज ये वीडियो देख रहा है। ठीक है, और जो एक दिन बाद वीडियो देख रहा है तो उसके लिए एक दिन आगे बढ़ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 3 से 4 दिन का ही चीज काम होगा। ये सब चीज करना सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन का काम होगा। मैं नहीं बोलता कि एक दिन पूरे दिन लेके बैठे रहो, जैसे मैंने मैथ्स के अंदर भी आपको बोला था, पूरे दिन लेके नहीं बैठे रहना है। सिंपल 5 से 6 घंटे निकाल ले मैथ्स के लिए। जैसे आप मैथ्स के अंदर आप
3 से 4 घंटे मैथ्स से दो, 4 घंटे फिजिक्स को दे दो, ठीक है। बाकी बचे 12 घंटे, 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ रहे होंगे आप, ये तो मान के चल रहा हूँ। 12 घंटे से बचे 4 घंटे, बचे 4 घंटे आप एप्टीट्यूड को दे दो। एप्टीट्यूड के अंदर 4 घंटे, ठीक है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स के अंदर भी 4-4 घंटे बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा खासा कर सकते हैं यार, 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर पूरा निपटा सकते हैं, खा जा सकते हैं, मतलब पूरा सब खा जाओ, मतलब अपनी भूख को बढ़ाओ यार, तब मजा आएगा, ठीक है। ये सब चीज क्लियर, यहाँ तक की पूरी बात क्लियर। अच्छा, एक और चीज बोलना चाहता हूँ, जो अगर चाहते हैं कि भाई हमारे को ये चीज इससे नहीं होगा, हमको और ज्यादा भूख है, हमारे को और ज्यादा पढ़ने की इच्छा है, तो बिल्कुल यार मोस्ट वेलकम, आप जाओ और अपनी जितनी भी 9th और 10th 11th 12th की एनसीईआरटी जैसे भी टेक्स्ट बुक है जो आप स्कूल में पढ़ते थे, जैसे मैंने मैथ्स के अंदर भी सिमिलर चीज बोली थी, जो आप टेक्स्ट बुक स्कूल में पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो एनसीईआरटी वगैरह जो भी बुक है, उसके जाओ एनसीईआरटी से गो थ्रू, एक बार उसको आंखों से निकालो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशंस वगैरह, सॉल्व एग्जांपल्स है, जितने भी है ना, कुछ कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में देख लो, ठीक है। मतलब उससे क्या है कि न्यूमेरिकल देखने से एक सिंपल थ्योरेटिकल भी कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं आने की, पर कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं उससे। अगर ट्राई करो देखने का, तो ये सब चीज क्लास से आप रिवीजन मार सकते हो, या फिर इन चीजों की अगर बड़ी बड़ी बुक नहीं पढ़नी तो सिंपल नोट्स कहीं से अरेंज कर लो, या फिर आप लोगों ने 11th और 12th अभी कंप्लीट की तो आपके पास नोट्स पड़े होंगे, या फिर 9th और 10th आपके कोई जूनियर वगैरह है, कहीं से भी अरेंजमेंट कर लो 9th और 10th के नोट्स का। तो सब चीजें मतलब रिविजन मार लो, को मिला के बोलने का मतलब ये सिंपल फिजिक्स का जितने भी पॉइंट्स होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर, यहाँ तक की पूरी कहानी क्लियर है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि कैसे आपसे न्यूमेरिकल्स अधिकतर जो आपसे पूछे जा रहे थे, ठीक है। बात करते हैं न्यूमेरिकल की, है ना। यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बोल रहा था आपको, 3 तरह के न्यूमेरिकल है। अभी नाटे में फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 तरह के न्यूमेरिकल पूछे गए थे। सबसे पहला न्यूमेरिकल था कौन सा, बोर्ड्स के ऊपर। बोर्ड्स के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, अभी समझते हैं क्या होता है। सेकंड था टाइम एंड डिस्टेंस, और थर्ड जो था हमारे पास क्या चीज, ट्रेन्स एंड कॉन्सेप्ट। ट्रेन के ऊपर न्यूमेरिकल था, ठीक है। अभी टाइम और डिस्टेंस और ये ट्रेन, ये दोनों क्या एक ही चीज है, क्योंकि ट्रेन की अगर बात करूंगा तो ट्रेन के अंदर हम सिंपल टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड वगैरह इनकी ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये चीज बेसिकली क्या इसी के अंदर ही मिक्स हो जाएगी। तो हम बेसिकली बोट और ट्रेन वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे अभी आए थे और उसमें क्या और आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लेना, और उसके बाद अभी जो बता जा रहा हूँ ये भी लिखना ही है सब कुछ, ठीक है। और जो पॉइंट्स में बोलता जाऊंगा वो भी हम साथ साथ लिखते रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन से, बोर्ड्स वाले क्वेश्चन से, कि ये बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ठीक है। तो बोर्ड्स वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले बोर्ड्स के अंदर अगर मैं बात करूं यार, तो बोर्ड्स के अंदर आपको सबसे पहला जो दिखेगा वो ऐसा कुछ है। यहाँ लिख लेते हैं अपन बोर्ड्स, इसको मिटा देता हूं मैं, यहाँ लिख लेते हैं बोर्ड्स। बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज सुनो, सबसे पहला पॉइंट समझते हो, बोर्ड्स के अंदर 2 वर्ड आते हैं, एक तो होता है डाउन स्ट्रीम और सेकंड होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है ये समझो। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि लेट्स से मेरे पास यहाँ कोई जा रही है स्ट्रीम, ये वाटर बॉडी या कोई सी भी स्ट्रीम है या भी कोई भी फ्लूइड है, ठीक है। ये मान लो लेट्स से इसकी डायरेक्शन फर्स्ट में इधर है, और यहाँ पर ये सेम चीज चल रही है, और सेम इसकी डायरेक्शन भी क्या है इसमें इधर ही है। लेट्स से ये जा रही है v वेलोसिटी से, मैंने इसको कहते मान लिया किस वेलोसिटी जा रही है, v वेलोसिटी से ये इस तरफ जा रही है स्ट्रीम, ठीक है। ये भी जा रही है v वेलोसिटी से। अब लेट्स से यहाँ पर क्या एक बोट पड़ी है, यहाँ पर क्या पड़ी है स्टूडेंट्स, एक बोट पड़ी है। अब स्टार्टिंग में इस बोट की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है u। स्टार्टिंग में ये जो ना फर्स्ट केस, इसके अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है, मतलब जिस डायरेक्शन में पास स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या है इस बोट की है। और सेकंड केस के अंदर क्या है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये फर्स्ट वाला केस है, इसको हम बोलते क्या चीज, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, और इसको हम बोलते क्या चीज, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम कब होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और जब अपस्ट्रीम कब होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब सुनो, ये तो पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। अब चलते इसका नंबर सेकंड पॉइंट। नंबर सेकंड ये पॉइंट ये बोलता है कि भैया आपको ये बोला कि डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल दो, कि भैया डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, मतलब इनके फॉर्मूले क्या होंगे वो निकाल दो। सिंपल, जब अपन डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं ना, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एसडी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना होता है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, तो आंसर मेरे पास कितना होगा, u प्लस v किलोमीटर पर आवर। u प्लस v दोनों को ऐड कर दो, वो क्या होगा मेरे पास, नेट स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होगी कितनी, u प्लस v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। क्लियर है यहाँ तक की। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, u प्लस v किलोमीटर पर आवर। और सेम बात कर लेंगे अप स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम u, एस यू कितना होगा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी होगी, u माइनस v किलोमीटर पर आवर।
ये सब मैं किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर आप इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। अभी अपन सीखेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन के अंदर किसी भी किलोमीटर पर आवर यूनिट को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड ये फॉर्मूला था। अब मैं यहाँ ब्रेक मारता हूँ और अब मैं बताता हूँ आपको नाटा ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। अब सुनो क्वेश्चन क्या था, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ जो नाटा पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, नाटा ने क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा था, सुनो। उसने बोला था, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अ मैन स्विमिंग स्पीड विद द करंट। अब यार रखना, यहाँ पर स्ट्रीम को उसने करंट बोल दिया है। अब यार स्ट्रीम बोल दो, करंट बोल दो, वेव बोल दो, कुछ ही बोल दो ना भाई, ये सब सिमिलर वर्ड आप बोलते समझ जाओगे। तो मैन स्विमिंग कर रहा है एक आदमी, अ मैन स्विमिंग स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसने 15 किलोमीटर क्या बोला है, मैन स्विमिंग विद द करंट, यानी कि इसने स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम दे दी, दोनों की एक साथ बोल रहा है। यानी कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इसने दे दी कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ किसने दे दी है 15, मैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर देता हूं। फिर से सुनना क्या बोला इसने, अ मैन स्विमिंग स्पीड विद द स्ट्रीम, मतलब या फिर विद द करंट, अ मैन स्विमिंग स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, ओनली करंट बोल रहा है, एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि क्या होगा, ओनली करंट की स्पीड कौन सी है, ओनली स्ट्रीम की स्पीड कौन सी है यहाँ पर, v। यानी कि v की इसने वैल्यू कितनी दे दी है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि u, यहां से हमको u निकल जाएगा कितना, 2.5। तो 2.5 इधर जाएगा तो 15 में से माइनस होगा, तो u कितना हो जाएगा 12.5। तो u कितना आ गया 12.5 किलोमीटर पर आवर। यहां तक की चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। अब क्वेश्चन चलता सुनो आगे। उसने बोला कि मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट कितनी होगी निकाल दो। यानी कि क्या बोला, मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट, मतलब सेम क्या बोला उसने, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकाल दो। विद द स्ट्रीम तो उसने दे दिया था, हमने निकाल लिया ऐसे यू, हमने क्या निकाला सिंपल, वो मैन की, हम अब यहाँ पर बोट, यहाँ पर मैन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैन की कितनी होगी स्पीड, हमने अभी वो निकाल दी सिंपल। तो अब बात करते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी वो निकालना इसने, मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट या फिर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो उसके लिए इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास यू है उसको उठा के यहाँ रख देंगे, और यहाँ से एस यू निकल जाएगा, और वी हमारे पास तो सेम रहेगा क्योंकि वी और वी तो सेम ही है। तो यहाँ से कितना होगा, एस यू इजिकल टू ये 12.5, यू कितना 12.5 और माइनस वी, वी कितना हमारे पास ये 2.5 जो उसने क्वेश्चन में गिवन है, तो 2.5। तो उसका आंसर टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा वापस 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यार आप जो क्वेश्चन के अंदर देखोगे ना, तो उसने क्या किया है, इस आंसर के अंदर यहाँ -10 दिया है, मतलब 10 के आगे माइनस और लगा दिया। क्यों दिया है, क्योंकि हमको पता है कोई भी चीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है ना, तो उसकी वेलोसिटी का आंसर किसमें नेगेटिव में जाता है। तो हम इस पॉजिटिव को नेगेटिव में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो हम किस लिए लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट में है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो है ना यू, ये अपोजिट डायरेक्शन में है वी के, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको अपोजिट कर रखा है, बाकी और कुछ बात नहीं। -10, तो इसका आंसर कितना -10 हो जाएगा। तो मैं आंसर लिख दूंगा माइनस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास था बोर्ड्स के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें, नाटक के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। अच्छा, बोर्ड्स के ऊपर हमने 2 फॉर्मूले देखे और दूसरे के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछ लिया था। अब एक फॉर्मूला और होता है, एक कॉन्सेप्ट और होता है। मान लो अगर ऐसा कुछ आपको दिया है, वो सुनो, ये नंबर 3 दो तो हमने पता कर चुके हैं, 2 नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 ऐसा कुछ बोलता है, अगर आपको स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम वो दे दिए, लेट क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम दिए 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये दिया आपको कितना 1 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आपको दी कितनी 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आपको दे दी 1 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आपको दे दी 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद इसने बोला है कि यहाँ पर 2 फॉर्मूले निकल कर आते हैं। क्या चीज, सबसे पहला फॉर्मूला निकल आता है कि स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर स्पीड कितनी होगी ऑब्जेक्ट की या फिर बोट की। ये जो बोट चल रही थी ना, बस इस बोट की स्पीड निकालनी स्टिल वाटर में। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड कितनी होगी वो निकालते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका आंसर होगा हाफ ऑफ a प्लस b किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ a प्लस b किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक और चीज आती है, कौन सी, वो ये आती है कि अगर इसी के अंदर आपको बोला सेम इसी सिचुएशन में आपको बोला सेकंड निकाल दो, क्या चीज, रेट ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जो स्ट्रीम थी ना, इस स्ट्रीम की रेट, यानी कि बेसिकली रेट ऑफ स्ट्रीम मतलब होता है कि स्पीड की बात कर रहा है। रेट का मतलब इस होता है स्पीड, ठीक है। तो कहीं भी आपको रेट बोल दे कि इसका रेट निकाल दो, मतलब उसकी स्पीड निकाल दो। तो यानी कि रेट
ऑफ स्ट्रीम, ये हमने बोर्ड की निकाल दी यहाँ पर। तो अब इसने बोला कि स्ट्रीम की निकाल दो, तो वो कितनी होगी, हाफ ऑफ ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर। ये था इसका नंबर थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है ना कि नाटा आपको किसी के भी ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया, ठीक है। मतलब अभी जो देखो सेकंड वाले फॉर्मूले के ऊपर नाटा ने अभी क्वेश्चन पूछ लिया, तो अभी चांसेस है कि भी ये जो थर्ड वाला जो फॉर्मूला है इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर नाटा पूछ सकता है कि आपको ये दोनों दे दिया और आपको ये चीज दोनों पूछ ली, या फिर कोई भी एक चीज पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज जानना, या फिर हो सकता है उसी सेकंड वाले पे ही वापिस पूछ ले, कुछ भी कर सकता है। इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना ही था वैसे, ठीक है, बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहां तक की कहानी क्लियर है बोर्ड तक की। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट तरफ। बोर्ड के बाद हमारे पास कौन सा जो क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिलेटेड टू ट्रेन, ठीक है। ये बोर्ड कंप्लीट हुआ। अब जितने भी ट्रेन से रिलेटेड टॉपिक है, और अभी जो न्यूमेरिकल आया था एक ट्रेन के ऊपर, ठीक है, ये सब टॉपिक फिजिक्स में भी आते हैं, ये कोई जनरल एप्टीट्यूड में नहीं आ रहा है, ये सब फिजिक्स के ही टॉपिक्स है। देखते हैं ट्रेन से रिलेटेड कैसे टॉपिक्स बनते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कुछ समझते हैं बेसिक ट्रेन के अंदर भी सेम। सबसे पहले लेट्स से यार मेरे पास अच्छा सबसे पहले यार एक चीज पता करते हैं कि मैंने भी जैसे पिछले बार बोला था कि आपको किलोमीटर पर आवर में अगर आपको मीटर पर सेकंड को में चेंज करना है किसी भी स्पीड की यूनिट को, तो यहाँ पर कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लेट्स से मेरे पास कोई है ए किलोमीटर पर आवर, मेरे को उसको यूनिट चेंज करनी है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि आपको क्वेश्चन में तो सब वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा, पर लेकिन आंसर जो होगा ना उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड में होगी, तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ऐसा कभी हो ना, तो आपको ए को क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किसमें चेंज जाएगा मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर से हो जाएगा मीटर और आवर का हो जाएगा किसमें सेकंड। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, किसी भी वैल्यू जो भी वैल्यू, अगर यहां से यहां जाना है और अगर उल्टा आना है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है यहां तक, यानी कि a इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर इजिकल टू कितना होगा, ये ए मीटर पर सेकंड। किसी भी मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इसको यहाँ करने के लिए था और इसको यहाँ करने के लिए, ठीक है। ये हम कन्वर्ट कर सकते हो यार, क्योंकि आंसर में यूनिट अलग अलग होती है, ठीक है। तो आंसर हमारा सही होता है, पर लेकिन तो भी स्टूडेंट्स को लगता है आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि यूनिट चेक नहीं करते। तो यूनिट आप ढंग से चेक करें। वैसे तो यहाँ पर इतना यूनिट का नहीं होगा, क्योंकि नाटक इतना नहीं करता, ज्यादा यूनिट के अंदर ही घुस जाए, पर तो भी हम पूरा लेकर चलते हैं जहां तक हम कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पॉइंट नंबर थर्ड जो है इसका कुछ न्यूमेरिकल टाइप देखते हैं, फॉर्मूले टाइप भी कैसा फॉर्मूला आता है इसमें। अच्छा, सबसे पहले कोई बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा 11th के अंदर स्टार्टिंग जो हमने पढ़ते थे, 11th के अंदर जब हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी ना, उसमें क्या पढ़ा था, यही आता है कि भाई वो मोशन इन अ प्लेन, मोशन क्या होता है, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D वगैरह वगैरह, ठीक है। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, टाइम डिस्टेंस वगैरह। तो टाइम डिस्टेंस के अंदर सिंपल रिलेशन आपको पता है कितना होता है, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सबको पता है। यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इधर उधर ले आइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल पता ही है आप सबको, ठीक है। यहाँ तक ये चीज सिंपल फॉर्मूला क्लियर है। जैसे यहाँ बस पता कर लेना ये क्या चीज है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब स्पीड की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस लगाते हैं, और जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, लेट्स से ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, मेरे को बोला कि आप ये पॉइंट सी, ठीक है, और ये एक लाइन है जो ज्वाइन करती है ए और बी को। मेरे को बोला कि आप डिस्टेंस बताओ उसमें क्या होगी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। तो क्या होगी, डिस्टेंस जो होगी ना, डिस्टेंस वो होगी ए सी बी। ये पूरी जो है ना सेमी सर्कल बन रहा है, इस पूरी की लेंथ, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। पर मेरे को बोलता है डिस्प्लेसमेंट बता दो क्या होगा ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो क्या होगा, सिंपल ए बी के बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन इनको ज्वाइन कर रही है ए और बी पॉइंट को, स्ट्रेट लाइन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये सिंपल, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल जो पाथ है ना, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो भी यहां से यहां तक जाने में इसको लगा, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलते चलते क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये सब यहाँ चीज क्लियर, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले को भी हम यूज लेंगे ना, इसको भी मैं यहाँ से मिटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, आपको पता होगा, आपने कभी देखा होगा रेशियो जैसे, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमने सुना होगा, ठीक है। इनसे हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे मेरे को मान लो वेलोसिटी का मेरे पास फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने बोला कि भी मैं ए से भी जा रहा हूँ, कोई पॉइंट है, और मैंने उसको बोला कि ये 5 मीटर का, मतलब ये इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि मैंने डिस्टेंस को एक कांस्टेंट मान लिया कि एक वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट होगी, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता डिस्टेंस का।
और बोला कि भाई स्पीड और टाइम जो है बदल रहे हैं। तो अगर मैं स्पीड और टाइम में रिलेशन देखूं, ये मान के कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या होगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी टाइम होगा, क्या होगा जी, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि अपॉन में आ रहा है तो मतलब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम डिक्रीज होगा और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड डिक्रीज होगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन बना दिया, कैसे बना सकता सुनो, तो इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता सुनो, जैसे मेरे को बोला कि भाई लेट से मेरे पास कोई वेलोसिटी है ए और बी, लेट से कोई वेलोसिटी है ए और वेलोसिटी बी, कोई दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, इन दोनों का रेशियो मेरे को बोला कितना है, A/B है, A/B को वैल्यू है, तो इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो A/B है, ठीक है। तो अपने पास बोला कि टाइम का रेशियो निकाल दो, तो हम यहाँ से जान रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो रेशियो वेलोसिटीज का होगा उसका उल्टा क्या होगा, रेशियो टाइम का होगा, यानी कि बात करो तो कितना होगा इनका रेशियो, तो T1:T2, लेट्स से मान लेता हूँ इसकी वाली वेलोसिटी का टाइम T1 है और इसका T2 है, तो इनका रेशियो कितना होगा, B/A होगा, या फिर 1/A/1/B, ये हो रही है, एक ही तो बात है। अगर आपको सीधा सीधा, क्योंकि देखो अगर अपन ऐसे लिख रहा हूँ अपॉन वाली फॉर्म में, तो 1/A/1/B आ जाएगा, या फिर ऐसे लिखना चाह रहा हूँ तो रिवर्स हो जाएगा, B/A हो जाएगा, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी और टाइम के अंदर क्या होगा, ये ध्यान रखना, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा और ये टाइम, तो इनका रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डायरेक्ट रेशियो वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको वेलोसिटी का रेशियो दीजिए, मान ले लेट्स से 3:4, उसने बोला कि भैया टाइम का रेशियो बता दो, टेकिंग डिस्टेंस इज ए कांस्टेंट, तो क्या करना है, 4:3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो इसके है, ये था पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 5। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। आपको बोला कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से गया, लेट से x km/h की स्पीड से गया, और जितनी डिस्टेंस वो कवर करता है उतनी की उतनी डिस्टेंस वो y km/h से जाने पे भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर लेकिन स्पीड अलग अलग है, x km/h और y km/h, ठीक है। ऐसा कुछ आपको बोल रहा है, ठीक है। लेट से कोई है हमारे पास मेन, वो इधर गया तो वो x km/h की स्पीड से गया, और लेट से यहां से कहां गया, y km/h की स्पीड से गया, x km/h और y km/h अलग अलग स्पीड से गया, और डिस्टेंस उसने क्या की, सेम कवर करी डिस्टेंस, ठीक है। तो उसने बोला कि भैया इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी बता दो, इनका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि कोई भी चीज अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास दो स्पीड दे दियो और डिस्टेंस सेम हो, मतलब डिस्टेंस सेम हो और दो तरह की स्पीड दे दियो, और बोला कि आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाल दो, क्या होगा, तो होगी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, वो होगा 2xy अपॉन x + y km/h। ये x और y पर्टिकुलर स्पीड होगी दो जो आपको दे रखी गिवन क्वेश्चन में, तो 2xy अपॉन x + y, ये क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x + y। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो सुनो, अब नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 6, वो क्वेश्चन ना होकर एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना। आपको बोला है कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर टू पास अ पोल और स्टैंडिंग मैन और अ सिग्नल पोस्ट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर L मीटर। मतलब क्या है, इसको आप समझा के ही बताना पड़ेगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं। सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 6 की बात करूंगा मैं, ये बोल रहा है, इसको ढंग से आप लिखते रहो जो भी मैं पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, पिछले नहीं लिखे हो तो वीडियो को रिवर्स करके जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर। सबसे पहले बात करूं, अगर यहाँ मेरे पास ये कोई ट्रेन है, लेट से इसकी लेंथ कितनी है, L मीटर है, कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ L मीटर है, इससे बोला कि ये ट्रेन L मीटर है टू पास अ पोल और स्टैंडिंग मैन। लेट से यहाँ पर एक मैन है, यहाँ पर एक मैन खड़ा है, ठीक है। उसने बोला कि ये ट्रेन, यहाँ पर मैन है या फिर पोल, कुछ भी समझ लो, मैन खड़ा या फिर पोल या फिर कोई भी चीज आपने फ्लैग लगा दिया, कुछ भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को पास करने का जितना टाइम इसको लगेगा उतना को उतना ही टाइम इसको कवर करने को लगेगा, कितना, L मीटर कवर करने के लिए लगेगा। यानी कि यार, क्योंकि जितनी डिस्टेंस की जो जितनी ट्रेन की लेंथ है, जितनी हमारे पास L मीटर इसकी लेंथ है, तो उतना ही ये कवर कर रही है। तो यहां से इस पॉइंट को जब ये यहां से लेकर यहां आ जाएगी, ऐसा कुछ, जब ये ट्रेन यहां से मूव करती करती यहां आ जाएगी, इसका मतलब ये यहां से यहां तक कितना चल लेगी, उसकी खुद की लेंथ जितना ही तो चलेगी, तभी तो इस वाले पॉइंट को पार कर जाएगी। बात क्लियर समझ आ रही। तो पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपके पास जो टाइम टेकन है, मतलब इन दोनों का और इन दोनों का टाइम कितना होगा, सेम होगा, क्योंकि तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर टू पास अ पोल और स्टैंडिंग मैन और अ सिग्नल पोस्ट जो भी है इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर L मीटर। यानी खुद की लेंथ को कवर करने में जितना टाइम लग रहा है उतना उतना टाइम वो कितना यहां से इसको क्रॉस करने के लिए भी लेगी, क्योंकि उसकी लेंथ इक्वल है। क्लियर है ना तक, बात समझ में आ रही है। पॉइंट बहुत सिंपल सा है। अच्छा, एक देखो इसी में सिंपल, टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ लेंथ L, ये नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7।
टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी मीटर। यानी कि क्या गया, मैंने कुछ नहीं किया है। अब ये जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट को मैंने यहां ले लिया, लेट से ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये पी पॉइंट ले लिया, और ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ले ली, बी एक्स्ट्रा ले ली। सेम चीज करिए, तो लेंथ एल और ये बी एक्स्ट्रा ले ली। अब बोला कि इसने एक पॉइंट यहां पर है ट्रेन से बी डिस्टेंस के ऊपर, और ट्रेन की लेंथ एल है, तो इन दोनों को कवर करने का, जब यहाँ पर ट्रेन जब यहाँ आ जाएगी यहाँ, तो तब उसको कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा वो उतना का उतना टाइम इसके इक्वल होगा। और ये जो लेंथ होगी कितनी होगी, ये कवर कितना करेगी यहाँ से पूरा, एल प्लस बी, ये एल प्लस बी तो कवर करेगी, तो एल प्लस बी को कवर करने में जितना टाइम लगेगा, कितना जो वो भी टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो फिर से सुनो पॉइंट कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी मीटर। यानी आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट है, इसका ये पूरा लेंथ बी मीटर है, इसको आप ऐसे ही मान सकते हो, ये एक ऑब्जेक्ट है, उस पूरे की लेंथ बी मीटर है, या फिर एक पॉइंट है जो बी मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, कुछ भी मान लो, एक ही बात है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर टू पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी मीटर इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर एल प्लस बी मीटर। यानी कि जितना उसको एल प्लस बी कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा, उतना टाइम इसको यहाँ पर क्रॉस करने के लिए लगेगा। यहां तक की कहानी क्लियर, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड भी सेम है फर्स्ट जैसा, पर लेकिन बस थोड़ी सी एक डिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अब ऐसा मान लो आपको बोले आगे एक और कुछ पॉइंट है, फिर एक और ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ कुछ है पी, तो हमारे पास कितना होगा, एल प्लस बी प्लस पी के कवर करने का जितना टाइम लगेगा उतना ही सेम टाइम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट्स कुछ भी बन सकता है, ठीक है। चलते पॉइंट नंबर 8 की तरफ, क्या बोलता सुनो। पॉइंट नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7 तक क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 8 जो और है, पॉइंट नंबर 8 और 9, यहां से नाटा ने भी क्वेश्चन पूछा था, पॉइंट नंबर 8 और 9। अब समझो क्या होता है, पॉइंट नंबर 8 और 9 क्या बोलता है। पॉइंट नंबर 8 और 9 बोलता है, सपोज 2 ट्रेन्स और 2 ऑब्जेक्ट बॉडीज, 2 ट्रेन मान लो या फिर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट मान लो, कुछ भी मान लो, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट यू मीटर पर सेकेंड और वी मीटर पर सेकेंड। मतलब दोनों की स्पीड दे दी है, लेट से मैं ट्रेन मान लेता हूं, 2 ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक की स्पीड है यू मीटर पर सेकेंड और एक की वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेयर यू इज ग्रेटर देन वी, यानी कि यू वाली स्पीड ज्यादा है, वो उसको क्रॉस करने वाली है या फिर कर रही होगी, क्योंकि यू स्पीड ज्यादा है वी से। देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज u माइनस वी। अब एक वर्ड आता है रिलेटिव वेलोसिटी, सबसे पहली बात कर रहा हूं वर्ड की रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है कि यार एक, जब आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में 2 की वेलोसिटी दे रखी हो, जब 2 वेलोसिटी एक साथ चल रही हो, तब वहां पर वर्ड आता है रिलेटिव वेलोसिटी, कि मतलब उनकी एक रिलेटिव, एक उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसको बोल सकते हैं दोनों को मिलाकर रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब एक के रेस्पेक्ट में सेकंड की वेलोसिटी क्या होगी, या फिर सेकंड के रेस्पेक्ट में एक दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी। तो रेस्पेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी की बात करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब इसे पॉइंट की बात करते हैं, क्या बोल रहा है मैं आपको बता दो रहेगा मैं आगे। लेट से एक ये ट्रेन है और ये ट्रेन भी, ये दोनों इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ये u और इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v, ठीक है। सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, तो ये इसको क्रॉस कर रही होगी, तो ये u की स्पीड से जा रही है और ये v की स्पीड से जा रही है। आपको बोला कि भैया इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है, रिलेटिव वेलोसिटी rv कितना होगा, u माइनस v मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जो उसने यूनिट दी ना, वो कितनी दी है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो उसने वेलोसिटी की यूनिट दी वो मीटर पर सेकंड दे रखी है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि किलोमीटर पर सेकंड हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हमको आ गया है, क्या करो 5/10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो खैर इसने यहाँ पर जो भी है ऐसा उसने दे रखा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, और यहाँ पर कंडीशन क्या लगा रखी है, u इज ग्रेटर देन v, तो इसमें क्या होगा v u माइनस v, ये क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, दोनों को माइनस कर दो बस, ठीक है। इसी के अंदर था पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या होता है सुनो, अगर ये दोनों अपोजिट में जा रही हो, लेट से एक में जा रही हो सेम, ये जा रही है हमारे पास कौन सी, ये v वेलोसिटी जा रही है सेम यहाँ पर, और इस u को मैंने अपोजिट में कर दिया, इस u को मैंने क्या करा, अपोजिट में कर दिया, तो इस केस के अंदर क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी, इसके अंदर कुछ नहीं करना, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी u प्लस v मीटर पर सेकंड, दोनों रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को एड अप कर दो, दोनों रिलेटिव वेलोसिटी, तो आंसर आ जाएगा u प्लस v, पॉइंट नंबर 9 के अंदर। अब सुनो भैया, पता नहीं चल रहा है इसमें कैसे क्या करें भाई, कब ऐड करना है, कब क्या करना, माइनस, हम क्या कंफ्यूज हो जाएंगे हम, तो यहाँ पर किसको माइनस करना है, किसको ऐड क्या करना है। सबसे बेस्ट तरीका बता दो, जो वेलोसिटी स्मॉल हो या फिर छोटी हो, कुछ ही मान लो, हाँ जो वेलोसिटी छोटी हो, जैसे आपको कंडीशन दी थी भाई u बड़ी और v छोटा है, तो जो वेलोसिटी स्मॉल हो उसको रिवर्स करो और बड़ी वाली वेलोसिटी के साथ ऐड कर दो बस। जैसे मान लो v और u सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो अगर मान लो ये u इधर था और v को मैं रिवर्स करता हूं तो माइनस v हो जाएगा, और u के साथ ऐड कर दो तो ये हो जाएगा माइनस v, और इन दोनों को ऐड कर दो तो u माइनस v बन गया ना, है ना।
ऐसे निकाल दे रिलेटिव वेलोसिटी। ये एक और तरीका रिलेटिव निकाल लेगा। सेम यहाँ करते हैं। अब u तो इधर जा रहा था और v यहाँ जा रहा है। अगर v अगर ये दोनों अपोजिट में है तो इसका मतलब v तो ऑलरेडी माइनस का लेंगे हम एक तो, ठीक है। अब इस माइनस को क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा और u के साथ ऐड कर दूंगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा वो, तो u प्लस v आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी जा रही हो एक को रिवर्स करो, उसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ये भी आप समझ सकते हो इस चीज को। अब नाटा ने क्या किया भैया, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। ये पॉइंट नंबर 8 को क्वेश्चन पूछा। पॉइंट नंबर 8 ट्रेन वाला दे दिया है और ऐसा क्वेश्चन पूछा। अब देखते क्वेश्चन क्या पूछा, सुनो। क्वेश्चन से पूछते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको बोलता है अ नॉन स्टॉप ट्रेन लीव्स मुंबई फॉर पुणे। एक नॉन स्टॉप ट्रेन है जो मुंबई से लीव कर रही है पुणे के लिए, मतलब मुंबई से पुणे के लिए स्टार्ट हो रही है एट 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बात करता हूं, ये वाला तो ये हमारे पास क्या मुंबई है और ये क्या पुणे। ये मुंबई और ये पुणे है। ये एक ट्रेन है यहां से जो स्टार्ट हुई किससे, 60 किलोमीटर पर आवर पे। 60 किलोमीटर पर आवर पे यहां से स्टार्ट हुई, कहां से, मुंबई से पुणे जाने के लिए। उसके बाद अनदर नॉन स्टॉप ट्रेन लीव्स पुणे फॉर मुंबई एट 40 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रेन ये जो यहां से 40 किलोमीटर पर आवर के लिए निकल रही है, किससे, पुणे से मुंबई जाने के लिए, ठीक है। अब बात करा इसने कि हाउ फार अपार्ट आर द ट्रेन्स 1 आवर बिफोर दे पास ईच अदर। मतलब ये बोला है कि भाई जब वो आपस में क्रॉस करी एक दूसरे को, तो उस क्रॉस करने से 1 घंटा पहले उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी वो बता दो, ठीक है। तो अगर मान लेता हूं 1 घंटे बाद, सॉरी 1 घंटे जस्ट पहले जब वो क्रॉस हो रही होगी, तो उनकी इमेज ऐसी कुछ होगी। लेट से ये ट्रेन होगी, ये मान लो तो ए ट्रेन और ये बी ट्रेन। तो लेट से ये ए ट्रेन यहाँ होगी और बी ट्रेन यहाँ होगी। लेट से मान लेता हूँ ये ए वाली ट्रेन यहाँ मान लेता हूँ और बी यहाँ मान लेता हूँ, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं डी। ये डी हमको निकालना है और इसकी जो जब ये डी निकालना है, सॉरी हाँ, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये जो टाइम होगा, ये कितना टाइम बोला उसने, 1 घंटे जस्ट पहले। यानी कि इसमें टाइम दे दिया टी 1 आवर दे दिया, तो 1 आवर टाइम दे दिया है। और डिस्टेंस हमको निकालनी की, डिस्टेंस कितनी होगी जब 1 घंटे पहले वो क्रॉस कर रही होगी, तब की डिस्टेंस बता दो भैया, ठीक है। तो देखते हैं इसके बीच में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मुला क्वेश्चन लगेगा, सिंपल, काम कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मुला लगेगा, सिंपल ये फॉर्मुला। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था जब 2 की बात होती है ना, और हमको फाइनल एक सिंपल वेलोसिटी निकालनी है उनकी, सिंपल एवरेज, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी, उसके काम क्या काम होता है, रिलेटिव वेलोसिटी वर्ड काम होता है। इसमें क्या कहता है, सुनो। अब मैंने ये जो 8th वाला केस था ना, अब आपको ध्यान है, सॉरी 9th वाला केस, ये 9th वाले केस के अंदर बस हमने क्या पढ़ा था, सुनो मैं आपको वापस पढ़ के बताता हूँ। इस 9th वाले केस के अंदर हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि सपोज 2 ट्रेन्स और 2 ऑब्जेक्ट बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट u मीटर पर सेकंड और v मीटर पर सेकंड, देन द रिलेटिव स्पीड इज u प्लस v। अब सुनो, यहाँ पर हमारे पास इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी का, एक की u कितनी है 60 और v कितना है 40। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 60 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 100। अच्छा, यहाँ पर यूनिट मीटर पर सेकंड मत लगा देना, अभी ये गलती मत कर देना। अभी क्वेश्चन के अंदर तो किलोमीटर पर आवर बोल के चल रहा है, ये कोई फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये मीटर पर सेकंड कोई फॉर ग्रांटेड नहीं है। ये तो हमने जनरल बात की थी, हम यहाँ किलोमीटर पर सेकंड भी ले सकता हूँ, वो क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसने किलोमीटर पर आवर में सब बात कर रहा है, देखो टाइम भी उसने आवर में दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान ले लेंगे कितना, किलोमीटर पर आवर। तो टोटल मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई कितनी, किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मतलब एक सिंगल वेलोसिटी निकाली मैंने रेस्पेक्ट के अंदर। अब मेरे पास एक सिंगल वेलोसिटी आ गई, अब मैं इसकी बात करूंगा। अब कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने आपको नंबर और फॉर्मुला जो बताया था वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम में, क्यों हम उस वाले को यूज क्यों कर रहे हैं, सुनो। हमारे को निकालना क्या है, डिस्टेंस, हमारे पास गिवन क्या है, टाइम, और हमने अभी क्या निकाला, वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस, ये 3 चीज का रिलेशन वाला कौन सा वाला फॉर्मुला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी मैंने फर्स्ट वाले में आपको बताया था, बस वो लगा देंगे और हमारे पास क्या, डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 2 से 3 फॉर्मुले ही तो ज्यादा यहाँ पर, और कुछ है नहीं। तो अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी इक्वल कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी मेरे पास कितनी, 100। अच्छा, यहाँ पर जो वेलोसिटी वो ये लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैं सॉल्व करके निकाल चुका हूँ उसको, सिंगल एक। तो 100 इक्वल टू डी निकालना है अपॉन टाइम कितना, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस तो किलोमीटर में होगी ना, क्योंकि किलोमीटर और आवर में टाइम चल रहा है सब कुछ। तो 100 किलोमीटर आंसर हो गया। तो आंसर कितना हो गया हमारे पास, डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो बस ऐसा कुछ आंसर था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी, भैया आंसर प्लस में लेना, माइनस में लेना। तो इसका आंसर भी माइनस में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, माइनस बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम बात करें कि इसकी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सेम। यहाँ पर रीजन वही है, यहाँ वो पहले था, अपने पढ़ा था बोट वाला, वो आदमी जब वो स्विमिंग कर रहा था,
उसके अंदर आंसर अपोजिट में आया था तो माइनस में ले लिया था हमने। तो यहाँ भी आप ऑप्शन में आंसर माइनस में देखिएगा तो माइनस वाला लगा देना, वैल्यू सेम होनी चाहिए हमको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट यार क्लियर है यहाँ तक का। अब चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो हमारे पास है। अच्छा अभी ये ट्रेन का ही चल रहा है, ट्रेन के अंदर 3 पॉइंट और है, हम यहाँ तक कुल लेकर 9 पॉइंट तक कवर कर चुके थे, 3 पॉइंट और है इसके अंदर। सुनो कुछ 3 फॉर्मूले और है, वो कौन सा हो सकता है। अच्छा इस वाले के ऊपर तो क्वेश्चन आ गया, हो सकता है अब इसके ऊपर आ जाए या फिर इसी के ऊपर ही फिर से आ जाए, ठीक है। तो नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है। इफ 2 ट्रेन्स ऑफ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट u मीटर पर सेकंड एंड v मीटर पर सेकंड। अब बोलो क्या बोल रहा है, सुनो। इसने ट्रेन की लेंथ दे दी है, एक ट्रेन है उसकी लेंथ a मीटर है और दूसरी ट्रेन की लेंथ b मीटर है, और दोनों क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है u और v मीटर पर सेकंड की स्पीड से। उस केस के अंदर टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर क्या होगा। क्या बोला इसने, ये इस ट्रेन की लेंथ है, स्मॉल है और स्मॉल भी है ना, इसकी लेंथ ए और बी इसकी लेंथ है, और इनकी स्पीड जो है ना दे रखी है आपको u मीटर पर सेकंड और v मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको दे रखा है कि इसकी स्पीड कितनी u मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड v मीटर पर सेकंड, और इनकी लेंथ और a और b दे रखी है, ठीक है। अब आपको बोला है कि भैया इसके अंदर टाइम निकाल दो कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, ये जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी तब इनको कितना टाइम लगेगा टोटल मिलाकर। तो यह सिंपल कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला है। तो टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन इक्वल कितना होगा, a प्लस बी अपॉन u प्लस वी, a प्लस बी अपॉन u प्लस वी, इन दोनों की लेंथ का सम अपॉन इन दोनों की डिस्टेंस का सम। यहां तक क्लियर है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही वाला फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां तक क्लियर, ये चीज है। टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सॉरी टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तब ये क्रॉस करने का टाइम इनका आपस में टोटल कितनी कवर कर लेगी, एक की लेंथ और दूसरे की लेंथ दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल इनकी डिस्टेंस कवर हो जाएगी आपस में, जब ये पूरी तरह से आपस को क्रॉस कर लेगी, ठीक है। ये जब यहाँ से शुरू होगी ए और बी, तो जब यहाँ तक आएगी तभी अपनी अपनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, और जब यहाँ तक आएगी तो ए और बी हर एक ट्रेन ए प्लस बी क्रॉस कर चुकी होगी, ठीक है। ए प्लस बी अपन उनकी स्पीड टोटल ऐड हो जाएगी u प्लस वी। यहाँ तक क्लियर है। और ऐड क्यों होगी, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ले रहा हूँ, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट के अंदर, तो मैंने आपको बोला था मान लो ये वाली स्मॉल मान लो इसको, तो ये रिवर्स होगी, इसमें ऐड हो जाएगी, तो u प्लस वी हो गया नीचे। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा टाइम सेकंड में। अब सब चीज सेकंड में, तो मैं लूंगा टाइम को सेकंड में, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ऐसे करके नंबर 11 क्या होता है, सेम इसी का देखो। अगर आपको बोला है कि सेम दो, अब यहाँ पर सेम कैसे, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, ये अपोजिट में, अगर बोलता हूँ इसको सेम डायरेक्शन में, क्या बोलता हूँ, सेम डायरेक्शन में। सेम कैसे, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो अब आंसर क्या होगा, तो टाइम टेकन कितना होगा, a प्लस बी अपॉन u माइनस वी हो जाएगा सेकेंड। यानी कि अब रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी लग जाएगी, जो सेम डायरेक्शन वाली थी, जो अभी अपन ने पढ़ी थी u माइनस वी वाली, वो नीचे आ जाएगी। बाकी डिस्टेंस तो दोनों ऐड ही होगी, ठीक है। डिस्टेंस वही क्रॉस करने का टाइम कवर करेगी, है ना। तो ये चीज यहाँ तक क्लियर है। पॉइंट नंबर 11 क्लियर है। नेक्स्ट चलते लास्ट पॉइंट नंबर 12, लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते लास्ट पॉइंट नंबर 12 क्या बोलता है, सुनो। पॉइंट नंबर 12 ऐसा कुछ बोल रहा है, इफ 2 ट्रेन्स और 2 बॉडीज स्टार्ट एट द सेम टाइम, 2 ट्रेन या फिर 2 बॉडी है एक सेम टाइम पे स्टार्ट होती है फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर। लेट्स से ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी, यहां पर ये कोई ट्रेन है, ये स्टार्ट होती है यहां से, और ये कोई ट्रेन है, ये स्टार्ट होती है यहां से, ठीक है। 2 ट्रेन है ए और बी टुवर्ड्स ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपनी एक दूसरे की तरफ स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पे। एंड आफ्टर क्रॉसिंग, जब वो क्रॉस पूरी हो जाएगी, दे टेक ए एंड बी सेकंड इन रीचिंग ए एंड बी। मतलब क्या बोल रहा है उसने कि जब पूरी तरह से क्रॉस हो जाएगी तब मान लेते हैं कुछ ए वाली जो है ना, ये बी वाली कुछ ए सेकंड लेगी। जैसे मान लेते हैं ये बी आ गई, यहाँ पर ये बी ट्रेन आ गई और ये ए ट्रेन आ गई, ये ए ट्रेन आ गई और बी ट्रेन आ गई। जब आपस में पूरी तरह से इन्होंने क्रॉस कर लिया तब इस ए वाली ट्रेन को बी वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा कितना, t1 इजिकल टू ए सेकेंड, स्मॉल ए सेकेंड, और इसको कितना टाइम लगेगा, t2 इजिकल टू बी सेकेंड। इसको यहां तक पहुंचने के लिए ए सेकेंड और इसको यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड लग रहा है। तो बोला कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बता दो भाई साहब कि इनकी स्पीड का रेशियो कितना होगा। ये ए और बी जो स्पीड चल रही है ना, जिस भी स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या होगा, तो ए स्पीड, या फिर मान लेता हूं ये स्पीड इनकी होगी कितनी, लेट्स से u और v, तो u इज टू v जो होगा ना इनका रेशियो, वो होगा रूट b इज टू रूट ए।
ये होगा आंसर वो। तो रेशियो कितना होगा स्पीड ऑफ ए इज टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बी, कितना होगा रूट बी इज टू रूट ए, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो कोई भी आपको वैल्यू दे रही होगी ए और बी, तो आपको मतलब टाइम तो गिवन होगा, ऐसा कभी दिया हो टाइम और क्रॉस होने के बाद वो पूछ रहा हो कि इस पॉइंट में कितना उसको टाइम लगेगा, तो उसका वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी यू और बी इज टू रूट ए। ठीक है, तो ये चीज यहां तक क्लियर है, और ये चीज हमने इसी के साथ खत्म कर दिया इसको फिजिक्स को थोड़ा सा टॉपिक्स को। इसका उम्मीद करता हूँ आज समझ में थोड़ा सा आपको आया होगा। वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई होगी पर लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और चीजें आपको समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन नाटा ने पूछे थे और किस टाइप के क्वेश्चन नाटा और पूछ सकता है। ठीक है, और अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पर छोटा सा एक है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल। मतलब है कि अगर मैं 6 फीट टॉल हूं तो मुझे इमेज देखने के लिए मिरर की कितनी हाइट रखनी पड़ेगी। ठीक है, मिनिमम हाइट बोल रहा है, तो मिनिमम अगर मैं मेरे से जस्ट हाफ रखता हूं तो भी मैं अपना पूरा मतलब एक उसमें इमेज देख पाऊंगा। तो ये एक जनरल रूल होता है, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जस्ट जो मिरर की इमेज होती है ना, मिरर की हाइट होती है, वो ऑब्जेक्ट से हाफ अगर होना मिनिमम हाफ तो पूरी इमेज हमको उसके अंदर दिख जाएगी। हाफ होनी चाहिए मिनिमम, हाफ से कम नहीं होनी चाहिए। लेट्स से अगर वो कोई ऑब्जेक्ट 8 फीट का है या फिर 8 सेंटीमीटर का है तो मिरर 4 सेंटीमीटर का मिनिमम चाहिए होगा या फिर 4 फीट का मिनिमम चाहिए होगा। ठीक है, तो ये जनरल रूल होता है। ये भी अभी नाटा में पूछा था, तो इसके अंदर 6 फीट का पूछा था, तो उसका आंसर क्या था, मिरर का मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 फीट होनी चाहिए, जस्ट उसकी हाफ होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ ऐसा था ना। और अच्छा एक और पूछा था इसके अंदर, हाँ इसके अंदर एक और था कि द स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। उसने बोला था कि भैया जब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, सबसे जो तेज होती है स्पीड ऑफ लाइट, वो सबसे कम किस मीडियम में होती है। फॉर एग्जाम्पल एयर में, वैक्यूम में, कहां पर होती है, वाटर में, ग्लास में। तो इसका आंसर था ग्लास। ग्लास के अंदर हमेशा स्पीड ऑफ लाइट सबसे धीरे चलती है, सबसे कम होती है ग्लास के अंदर। ठीक है, और सबसे हाइस्ट कहां होती है, वैक्यूम में। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में कुछ नहीं होता ना, सिंपल खाली, तो वैक्यूम सबसे हाइस्ट होती है और ग्लास के अंदर सबसे मिनिमम होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने सब कुछ क्लियर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ यार आपको क्लियर कट समझ आ गई होगी और क्या आपको पढ़ना है। सब चीज मैंने यार प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जाओ और जाकर देखो और ट्राई करो यार कुछ करने की, मतलब टाइम बहुत कम है, 15 डेज की अप्रोक्सीमेटली बाकी है। लगा दो अपना पूरा जोर। उसके अलावा आपने अगर इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो जरूर कर लेना, वहां भी आपको अपडेट मिलता रहता है। कोई भी कॉलेज के एडमिशन चल रही हो, प्राइवेट वगैरह बहुत सारे भी चल रहे हैं। ठीक है, और एक जामिया का भी चल रहा है, मैंने अलग से वीडियो आपको बनाकर दे दी थी पहले। ठीक है, तो यार उसके अलावा ध्यान रखो, बस फोकस करो पूरा चीजों को ध्यान रखो, ढंग से चीजों को डाउट हमेशा सॉल्व करते रहो। ठीक है, किसी भी पूछते रहो जो भी है, जहां से भी करना हो, पर लेकिन डाउट एकदम क्लियर करते रहो और साथ साथ में आगे बढ़ते रहो। बस भागो, अब भागना रुकना नहीं है, चलो या फिर भागो, या तो चलते रहो कंसिस्टेंटली या फिर भागते रहो, बस रुकना नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना ही यार, जाओ और जाकर लगा दो अपना पूरा जोर और फाड़ कर रख दो, क्योंकि यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।